is its ability to combine with itself. Atom to form long chains. Combine with itself. Atom to atom to form long chains. To form long chains. Full stop. Octane. Full stop. For example, इसी में पहले पॉइंट में ही आपको लिखना है फॉर एग्जाम्पल ऑक्टेन। ऑक्टेन का फॉर्मूला होता है C8H10। ऑक्टेन one of the constituents of petrol. Octane one of the constituents Octane, one of the constituents of petrol, has a chain of 8 carbon atoms. Has a chain of 8 carbon atoms. And some of the organic compounds like starch and cellulose, and some of the organic compounds like starch and cellulose, contain chains of hundreds of carbon atoms. Contains chains of hundreds of carbon atoms. Hundreds of carbon atoms. Full stop. The formation, next point लिखेंगे, the formation of strong bonds by carbon. The formation of strong bonds the formation of strong bonds by carbon atoms among themselves. The formation of strong bonds by carbon atoms among themselves and with other elements makes the carbon compounds and with other elements makes the carbon compounds exceptionally stable. Exceptionally stable. Next point. No other element exhibits the property of self combination no other element exhibits
the property of no other element exhibits the property of self combination exhibits the property of self combination ब्रैकेट में लिखिएगा known as catenation known as catenation to the extent seen in carbon compounds to the extent seen in carbon compounds। ठीक है, ये एक एक्सेप्शनली अलग, बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, कि कार्बन जो है वो कार्बन बहुत लंबी लंबी चेन्स बना लेता है और इसको बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी मतलब कार्बन खुद के साथ ही जुड़ता रहता है और बहुत लंबी लंबी चेन्स बना लेता है। जैसे आप अगर वाटर की बात करें तो वाटर आपने देखा होगा H2O, तो हाइड्रोजन के आगे क्या लगा हुआ है, 2, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। ऐसे ही आप अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो CO2, इसमें ऑक्सीजन के आगे 2 लगा हुआ है तो ऑक्सीजन के 2 एटम्स। कार्बन के आगे कुछ भी नहीं लगा हुआ तो कार्बन का 1 एटम। इसी तरीके से आप बात करें NH3 यानी कि अमोनिया, इसमें इसमें नाइट्रोजन के आगे कुछ भी नहीं लगा हुआ तो नाइट्रोजन का 1 एटम। हाइड्रोजन के आगे 3 लिखा हुआ है तो हाइड्रोजन के 3 एटम। तो आप अलग अलग कितने भी आप कंपाउंड्स देखिए तो ज्यादातर आप कंपाउंड्स में देखेंगे 2, 3 या 4 एटम्स होते हैं मैक्सिमम, बस इतना। ठीक है, और एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर ये बता दिया गया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है पेट्रोल का, ऑक्टेन। जैसे अगर आपने कभी देखा होगा ना, कभी ध्यान नहीं दिया होगा, और अगर ध्यान नहीं दिया है तो अब से ध्यान देना जो मैं बताने वाला हूँ। आपने देखा आपने देखा या नहीं देखा, आप पेट्रोल पंप पर जाके चेक करें। हाँ जी बेटा, 2 मिनट वेट करिएगा प्लीज, मेरी ना वीडियो पॉज होगी, 2 मिनट वेट करिएगा। हाँ जी, तो इसमें मैं आपको ये बता रहा था कि इसकी ना बहुत आउटस्टैंडिंग प्रॉपर्टी ये होती है कि कार्बन अपने साथ ही बहुत लंबी से लंबी चेन बनाता चला जाता है। मतलब कार्बन खुद के साथ जुड़ता है तो खुद के 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम से लेकर वो 100, 1000, 10,000 एटम तक जुड़ता चला जाता है। तो कार्बन की एक अकेला यही एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इतनी खास प्रॉपर्टी है कि ये खुद के साथ ही जुड़ता 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 बहुत लंबी से लंबी चेन बना लेता है। ठीक है, अच्छा, इसी का एक एग्जांपल देखा जाता है कि कभी आप पेट्रोल पंप पर जाएं तो चेक करना, वहां पर लिखा रहता है, जैसे भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है तो वहां पर लिखा रहता है कि स्पीड पेट्रोल, एक पेट्रोल होता है नॉर्मल और एक होता है स्पीड पेट्रोल। उस पर आप देखिएगा, उस पर लिखा रहता है पेट्रोल विद एक्स्ट्रा ऑक्टेन वैल्यू। एक्स्ट्रा ऑक्टेन वैल्यू, ये जो ऑक्टेन वैल्यू है इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर ये वाला कंपाउंड थोड़ा ज्यादा होता है। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोल, मतलब पेट्रोल के अंदर अलग अलग तरीके की चीजें पाई जाती हैं तो उन्हीं में से एक कॉन्स्टिट्यूएंट ये होता है। तो एक्स्ट्रा ऑक्टेन वैल्यू अगर किसी की है तो समझ लीजिए कि वो पेट्रोल बहुत अच्छा है, इंजन के लिए बहुत अच्छा है और परफॉर्मेंस के लिए बहुत अच्छा है इंजन की। तो इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो वहां पर भी कुछ ऐसे ही आप देखेंगे, वहां लिखा रहता है एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल विद एक्स्ट्रा ऑक्टेन वैल्यू। तो आप कभी भी अभी तक आपने स्पीड नोट नहीं करी पेट्रोल। होगी, एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल हाँ, विद वो जैसे एक्स्ट्रा, स्पीड वाला। वो स्पीड वाला होता है भारत पेट्रोलियम पर, और इंडियन ऑयल पर होता है एक्स्ट्रा प्रीमियम। तो ये दो अलग अलग कैटेगरीज उन्होंने डिफाइन कर रखी हैं, उसकी ऑक्टेन वैल्यू ज्यादा होती है। तो ऑक्टेन जो है, ऑक्टेन में आप देखिए कार्बन के आगे क्या लिखा हुआ है, 8। 8 का मतलब कार्बन के 8 एटम्स, इसके अलावा कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होता जिसमें इतनी लंबी लंबी चेन्स बनेगी। कार्बन के ही 8 एटम आ गए अकेला इसमें। ठीक है, तो ये यूनिक प्रॉपर्टी जो है ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन में ही होती है। फिर दिमाग में ये आता है कि नहीं हाइड्रोजन के भी तो 10 हैं,
तो हाइड्रोजन भी तो ऐसा है, तो हाइड्रोजन अकेला कभी भी 10 नहीं बना सकता, या किसी और एलिमेंट के साथ 10 नहीं बना सकता। वो कार्बन के साथ जुड़ने पर ही इतने सारे एटम्स उसके कंबाइन कर सकते हैं। तो ये अकेली प्रॉपर्टी कार्बन में है, और इस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को बोल देते हैं कैटनेशन। ऐसे ही आगे इन्होंने बताया है, एंड सम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक स्टार्च एंड सेल्यूलोज, स्टार्च एंड सेल्यूलोज, स्टार्च होता है। सर हाँ जी बताइए। सर वो उतना अच्छे से क्लियर नहीं है, ये वाला सेल्फ लिंकिंग वाला सर। सेल्फ लिंकिंग वाला ये है कि जैसे कार्बन जो है, कार्बन अपने ही साथ बड़ी से बड़ी चेन बना लेता है। मतलब कार्बन के दो एलिमेंट्स भी आपस में जुड़ सकते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, तीन भी जुड़ सकते हैं, चार भी जुड़ सकते हैं, पांच भी, 10 भी, 100 भी, 1000 भी। ठीक है। तो कार्बन में ही एक अकेली ये प्रॉपर्टी होती है कि कार्बन हजारों की क्वांटिटी में आपस में जुड़ सकते हैं। तो खुद के साथ ही वो कॉम्बिनेशन बनाकर एक नया मॉलिक्यूल तैयार कर लेते हैं। तो ये प्रॉपर्टी केवल कार्बन में ही है, इतनी लंबी लंबी चेन्स बनाने की। बस ये समझाया था, समझ गए। ओके सर, ओके सर। हाँ। तो उसी में एक एग्जांपल दिया कि ऑक्टेन उन्हीं में से एक है। देखिए कार्बन के 8 एटम्स हैं, यानी कि 8 कार्बन एटम्स जुड़े बैक टू बैक। इसी तरीके से स्टार्च जो कि राइस में मिलता है या पोटैटोज में मिलता है स्टार्च, तो स्टार्च में भी क्या होता है, स्टार्च में भी लगभग 100 मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बन 100 एटम्स होते हैं कार्बन के। ऐसे ही सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज में भी लगभग लगभग 100 ही होते हैं। सेल्यूलोज भी बॉडी के अंदर बनता है जब हम खाना खाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ कार्बन में ही मिलती है। ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बाय कार्बन एटम्स अमंग देमसेल्व्स एंड विद अदर एलिमेंट्स मेक्स द कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्शनली स्टेबल। तो कार्बन कंपाउंड्स को बहुत ज्यादा एक्सेप्शनली स्टेबल बना देती है इसकी ये प्रॉपर्टी, कि ये अपने ही साथ जुड़ जुड़कर बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बना लेते हैं। तो एक ये प्रॉपर्टी हो गई कार्बन की, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटनेशन। CATENATION, कैटनेशन। यहां तक सभी को क्लियर है? बता दीजिए, बताइए भाई। सृष्टि, प्रणव, माही, दिव्यांशी, दिशा, सभी यस को सर। क्लियर है? सर ठीक है? यस सर। चलिए जी, ठीक है। आगे चलता हूं फिर मैं। अगला नोट करें, अकरेंस ऑफ कार्बन। नेक्स्ट टॉपिक है अकरेंस ऑफ कार्बन। अकरेंस ऑफ कार्बन, अकरेंस ऑफ कार्बन में कार्बन अकर्स इन नेचर कार्बन अकर्स इन नेचर इन टू स्टेट्स। कार्बन जो है वो नेचर में सिर्फ और सिर्फ दो स्टेट्स में ही मिलता है। एक तो होती है फ्री स्टेट। फ्री स्टेट का मतलब ये है कि कार्बन कार्बन एलिमेंट की तरह मिलता है हमको नेचर में। और दूसरी होती है कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट का मतलब क्या है कि एज कंपाउंड ऑफ अदर एलिमेंट्स। नोट करेंगे, फर्स्ट आप नोट करेंगे इन फ्री स्टेट। इन फ्री स्टेट
इसमें लिखिएगा, इन फ्री स्टेट कार्बन अकर्स इन टू फॉर्म्स, in free state carbon occurs in two forms, diamond and graphite. Diamond and graphite. Diamond and graphite. उसके बाद लिखेंगे another naturally occurring form of carbon, another naturally occurring form of carbon is Buckminster fullerene, which has been discovered recently. ठीक है, तो फ्री स्टेट का मतलब क्या है, एज एन एलिमेंट, यहां पर चाहे तो लिख लें एज एन एज एन एलिमेंट। तो कार्बन अकर्स इन टू फॉर्म्स, डायमंड एंड ग्रेफाइट, तो ये दो फॉर्म्स में मिलता है, डायमंड की फॉर्म में और ग्रेफाइट की फॉर्म में। ठीक है, अच्छा, अनदर नेचुरली अकरिंग फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन की एक फॉर्म होती है, उसको बोलते हैं बकमिंस्टर फुलरीन। स्पेलिंग देख लीजिए, BUC के बक, MINS मिन्स, TER टर, बकमिंस्टर फुलरीन, FULLERENE, which has been discovered recently, ये अभी रिसेंटली डिस्कवर हुआ है, और इसमें थोड़ा बहुत ये कार्बन का, थोड़ा बहुत जो है ये डायमंड की प्रॉपर्टी शो करता है, और थोड़ा बहुत ये ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी शो करता है। सर जैसे ये क्या डायमंड, लिखा है? और अब तक क्या बता रहा था मैं? नहीं, ये वर्ड। हाँ, ये वर्ड ही तो बता रहा था, सुना नहीं? अरे प्रोनाउंसिएशन समझ नहीं आ रही। प्रोनाउंसिएशन ही बताई थी अभी, तुम्हारा ध्यान नहीं रहता, फिर भी दोबारा बता देता वो हूँ। लिख रहा था मैं। अब कोई बात नहीं, दोबारा सुन लीजिए, BUC के बक, MINSTER, बक मिंस्टर, बकमिंस्टर फुलरीन, FULLERENE, तो बकमिंस्टर फुलरीन। तीन टुकड़ों में तोड़कर इसको याद कर लो, BUC के बक, MINSTER बकमिंस्टर, FULLERENE फुलरीन, बकमिंस्टर फुलरीन। तो ये एक नई फॉर्म है जो अभी रिसेंटली डिस्कवर हुई है, और इसमें ये कुछ प्रॉपर्टीज शो करता है डायमंड की, और कुछ प्रॉपर्टीज शो करता है ग्रेफाइट की। तो एक तो हो गया फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट मतलब आपने जमीन की खुदाई करी, और जमीन की खुदाई करके या तो आपको डायरेक्टली कार्बन मिल गया, तीन फॉर्म्स में मिल सकता है, या तो डायमंड मिल जाएगा आपको, हीरा मिल जाएगा, या ग्रेफाइट मिल जाएगा, और या फिर आपको बकमिंस्टर फुलरीन मिल जाएगा। तो बकमिंस्टर फुलरीन थोड़ा रेयर होता है, मिलता नहीं है, और ये डायमंड और ग्रेफाइट जो है ये मिलते रहते हैं, कोयले की खान में मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो फ्री स्टेट हो गया। उसके बाद सेकंड होता है कंबाइंड स्टेट। सेकंड लिखेंगे, इन कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट का मतलब है इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स विद अदर एलिमेंट्स।
in the form of in the form of compounds in the form of compounds with other elements. In the form of compounds with other elements. नोट करिएगा, in combined state carbon in combined state carbon occurs in the form of compounds, occurs in the form of compounds such as फर्स्ट लिखें कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन एयर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन एयर। सेकंड नोट करें, कार्बोनेट्स लाइक लाइमस्टोन, मार्बल एंड चॉक, carbonates like limestone, marble and chalk। थर्ड है fossil fuels like coal, petroleum and natural gas। Fossil fuels like coal, petroleum and natural gas। Fossil fuels like coal, petroleum and natural gas। फोर्थ है organic compounds like carbohydrates, fats and proteins। Organic compounds like carbohydrates, fats and proteins। Carbohydrates, fats and proteins। फिफ्थ लिखें wood, cotton and wool etc। wood, cotton and wool etc। तो फ्री स्टेट में तो हमने बोल दिया कि वो डायमंड की फॉर्म में मिल सकता है तो उसको भी हम कार्बन बोलेंगे, ग्रेफाइट की फॉर्म में मिल सकता है उसको भी हम कार्बन बोलेंगे, ठीक है। और बकमिंस्टर फुलरीन की फॉर्म में मिल सकता है उसको भी हम कार्बन बोलेंगे। कंबाइंड स्टेट में क्या है, इट इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स, ये कंपाउंड्स की फॉर्म में हमको मिलता है, ठीक है। तो इन कंबाइंड स्टेट कार्बन अकर्स इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स सच एज, कैसे कैसे कंपाउंड्स की फॉर्म में मिलेगा। फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन एयर, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो होती ही है तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है हमको कार्बन मिल जाएगा। सेकंड क्या है, कार्बोनेट्स लाइक लाइमस्टोन, मार्बल एंड चॉक, तो कार्बोनेट्स की फॉर्म में। कार्बोनेट्स क्या होते हैं, वो सारे कंपाउंड्स जिसमें एक सब्सटेंस होता है CO3, उसको बोल देते हैं हम कार्बोनेट। जैसे
H2CO3 है तो H2CO3 क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट। CaCO3 है तो उसको बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। NaHCO3 है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो कार्बोनेट्स में कार्बन तो मिलेगा ना, तो कार्बोनेट्स वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें मिलता है। थर्ड, फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में भी वो कार्बन हमको मिलता है। फोर्थ है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स में, फैट्स में और प्रोटीन्स में भी हमको कार्बन मिलता है। फिफ्थ है वुड, कॉटन एंड वूल एटसेट्रा। तो नेचुरली जो कंपाउंड हमको मिलता है उसमें जैसे वुड मिल गया, लकड़ी, कॉटन, कॉटन में और वूल में, इनमें सब में भी कार्बन हमको मिलता है। तो कार्बन दो स्टेट्स में मिलेगा, फ्री स्टेट यानी कि व्हेन कार्बन अकर्स एज एन एलिमेंट, कंबाइंड स्टेट व्हेन कार्बन अकर्स एज अ कंपाउंड ऑफ अदर एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद हम ये बोलते हैं कि फ्री स्टेट में कैसे मिलेगा, इन थ्री फॉर्म्स, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरीन। कंबाइंड स्टेट में कैसे मिलेगा, इन द फॉर्म ऑफ so many compounds such as carbon dioxide gas in air, carbonates like limestone, chalk and marble, fossil fuels like coal, petroleum and natural gas, organic compounds like carbohydrate, fat and proteins and wood, cotton, wool etc. ठीक है। अब इसके बाद हमको स्टडी करना है नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टीज, डायमंड की, ग्रेफाइट की, ठीक है। तो आप नोट करें, अब हेडिंग आप, नेक्स्ट हेडिंग है इसकी एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। Allotropes of carbon. Allotropes of carbon, इसमें नोट करिएगा, the various physical forms in which an element can exist. The various physical forms in which an element the various physical forms in which an element can exist are called allotropes of the element, are called the allotropes of the element. अलग अलग फॉर्म्स में अगर कोई एलिमेंट अलग अलग फॉर्म्स में हमको मिलता है तो उन अलग अलग फॉर्म्स को हम बोल देते हैं उस एलिमेंट के एलोट्रॉप्स। जैसे एलिमेंट के तौर पर कार्बन मिलता है फ्री स्टेट में, तो फ्री स्टेट में जब कार्बन मिलता है एलिमेंट्स के तौर पर तो वो किन फॉर्म्स में मिलता है, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरीन। तो इसका मतलब क्या है कि ये डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरीन इसके क्या है, एलोट्रॉप्स हैं। दोबारा बताता हूं, जब एक कंपाउंड दो तरीके से मिलता है हमको, या तो फ्री स्टेट में, मतलब मैंने जमीन की खुदाई करी और मेरे को कार्बन मिल गया, ये तो हो गया फ्री स्टेट। और एक होता है कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट ऐसे कि जैसे मान लीजिए मैंने जमीन की खुदाई करी तो मेरे को ओर मिल गया हेमेटाइट। तो हेमेटाइट किसका ओर है, हेमेटाइट हमारा आयरन का ओर हो गया। तो हमने क्या करा, हमने उसको साफ करा, सफाई उसकी करते रहे, सफाई करने पर हमको आयरन मिल गया, ठीक है। तो ये दो फॉर्म्स हो गई, एक हो गया जिसमें ओर मिलता है यानी कि कंपाउंड की फॉर्म में मिलता है, तो वो तो हो गई कंबाइंड स्टेट। और एक है कि सीधा एलिमेंट ही मिल जाता है, वो हो गई फ्री स्टेट। तो एलिमेंट जो, अब जब वो एलिमेंट की स्टेट में मिला यानी कि फ्री स्टेट में मिला, जमीन की खुदाई करी, कार्बन मिल गया। तो कार्बन ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ कार्बन मिल गया, नहीं, कार्बन भी तीन फॉर्म्स में मिलता है। उन तीन फॉर्म्स को ही हम बोल देते हैं, टाइप्स ना बोलकर उनको हम एलोट्रॉप्स बोल देते हैं। समझ गए मेरी बात? मेरी बात समझ में आ गई सबको? यस सर। यस कोई सर। बाकी बच्चे बताएं। आदित्य क्लियर है? आदित्य, अर्नव, अक्षरा, यस सर। अमन क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। सर ऑफलाइन कब शुरू करोगे? ऑफलाइन शुरू होने में ना बहुत टाइम है, जैसे ही केसेस कम होने शुरू हो जाएंगे मैं ऑफलाइन स्टार्ट कर दूंगा। और गाइडलाइंस भी हैं कोचिंग सेंटर्स के लिए कि ऑफलाइन अब चलेंगे नहीं, ठीक है। तो लगभग लगभग आप समझ लीजिए कि 15-20 दिन या हो सकता है 1 महीना भी लग जाए ऑफलाइन होने में।
सर और मैं मैंने तो फ्री होने वाला हूँ। क्या चीज? मैं तो शायद फ्री हो जाऊंगा। फ्री कैसे हो जाओगे मतलब? मेरी रिपोर्ट आई नहीं 4-5 दिन से, मुझे लग रहा है होके निकल भी गया है। हाँ तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? अगर होकर निकल भी गया है तो ऐसा थोड़ी है कि दोबारा नहीं हो सकता कोरोना, सर 3 महीने तक नहीं होता, मैंने है सुना ना? है। हाँ तो चलो आपकी अलग डॉक्टरी चलती होगी। तो देख लीजिए, मैं सभी बच्चों को बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ कि सभी के लिए खतरा है। और देखिए आपका मुझे पता नहीं भाई, मुझे तो डर लगता है। इस चीज में मेरे को डर लगता है। मैंने सेकंड वेव में देखा है क्या बुरी हालत हुई है लोगों की कोरोना में। तो मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अच्छा, जिसने भी गाइडलाइंस फॉलो करी है वो सेफ है। गाइडलाइन सिर्फ और सिर्फ ये है कि भाई आपको गैप बना कर रखना है। तो वो नई आदत ही तो है, डाल लो उस आदत को। एक आदत ये है कि घर से बाहर निकलो तो मास्क लगा लो। तो वो चीज बहुत जरूरी है। अब मैं इस रूम के अंदर पढ़ा रहा हूँ तो मैंने मास्क हटा रखा है, लेकिन अगर मैं अपने घर से बाहर निकलूंगा तो मैं मास्क लगाकर निकलूंगा। मैंने आपको मैसेज भी करा था 2-3 दिन पहले कि मेरे फादर तक की तबीयत खराब है, वो भी मास्क लगाकर घूम रहे थे घर में और मैं भी। तो कहा नहीं जा सकता कि कब किसको इन्फेक्शन हो जाए। हो सकता है नॉर्मल सर्दी खांसी हुई हो, जैसे मेरे गले में अब मेरे को काफी आराम है। फादर की तबीयत ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70% रिकवर हो चुके हैं वो। तो अगर आप प्रिकॉशन लेंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो ये फैल रहा है, कंटेजियसली फैल रहा है, बहुत ज्यादा केसेस हो रहे हैं, 3 लाख के करीब पहुंचने वाले हैं। तो इसको सीरियसली लीजिए। और कोई भी आप, क्योंकि बच्चे हैं तो पता नहीं आप लोगों को मेरी बात समझ में आती है नहीं आती भाई। आप टीवी में भी देखेंगे, कहीं पर भी आप गाइडलाइंस देखेंगे तो गाइडलाइंस यही कहती हैं कि आप गैप बनाकर रखो, डिस्टेंसिंग बनाकर रखो, और मास्क को बोझ मत समझो, मास्क को लगा लो। जान बचेगी तो आगे सब कुछ हो जाएगा, जान नहीं बचेगी तो कुछ भी नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। हालांकि डेथ रेट्स इस वाले में कम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग रिस्क लेंगे। और स्कूल्स तो सबके पोस्टपोन्ड हो गए होंगे ना, 31st तक स्कूल्स तो बंद है ना अब। हाँ स्कूल्स का सर। स्कूल्स का कोई नोटिस आया कि नहीं आया, बताइए भाई। स्कूल ऑनलाइन हो रहे हैं। सर हमारे ऑनलाइन ही हो रहे हैं सर। सेक्शन अभी। एक मिनट ध्रुव, तुम्हारे ऑफलाइन है? ऑनलाइन सर, ऑफलाइन नहीं। ऑफलाइन किसके हैं अभी स्कूल्स? मुझे लगता है अभी किसी के भी नहीं होंगे ऑफलाइन। क्योंकि कल आया था न्यूज में, कल न्यूज में आया था कि किसी भी तरीके का कुछ भी नहीं है। और उधर यहाँ यूपी में ही कोई रैली वैली हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको सबको 2,500 लोगों के अगेंस्ट मुकदमा हुआ है, केस हो गया उनके अगेंस्ट। तो मतलब जो अगले महीने जो इलेक्शन है उसकी कोई रैली वगैरह भी नहीं हो रही है। और 10 बजे के बाद आपको पता ही है कर्फ्यू लग जाता है। तो उस चीज का आप लोग ध्यान रखिए कि जब इतनी बड़ी बड़ी चीजों पर इतना रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा रहा है तो हम लोग क्या इस चीज का ध्यान नहीं रख सकते कि भाई जब हमको पढ़ना है तो हम कायदे से लैपटॉप पर बैठकर सामने पढ़ लें। कुछ दिनों की बात है, मुझे भी पता है कि केसेस एक्सट्रीमली तेजी से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो तेजी से नीचे भी आएंगे। और अमेरिका का डेटा देख लेना। अमेरिका, पहले भी अमेरिका में वेव आई थी, फिर उसके बाद इंडिया में आई थी। अमेरिका में 2-2 हजार लोग आज भी मर रहे हैं और 8-8 9-9 लाख केसेस आ रहे हैं। हमारे यहाँ तो केसेस फिर भी कंपैरेटिवली बहुत कम है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है हमारी। तो इस चीज का थोड़ा आप ध्यान रखिए कि किसी और बहाने से भी घर से बाहर मत निकलो, रिस्की है। बहुत सारा काम है तो सारा काम एक बार में इकट्ठा करके और तब निकलिए, सारा काम निपटा कर आ जाओ और फिर रहो घर में ही। समझ रहे हैं कि वैसे ही बोल रहा हूँ मैं? Yes, sir. भाई सभी बच्चे, मैं बता रहा हूँ इस चीज का प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक्सट्रीमली रिस्की है ये। और शायद आपके पेरेंट्स भी आपको समझा ही रहे होंगे। चलिए जी, अगला आप नोट करें इसमें कि द 3 allotropes ऑफ कार्बन आर the 3 allotropes of carbon are diamond, graphite and Buckminster fullerene.
डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरीन। उसके बाद नोट करें, सबसे पहले लिखेंगे डायमंड। डायमंड में लिखिएगा, डायमंड इज अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस। Diamond is a colorless, transparent substance. Colorless, diamond is a colorless, transparent substance having extraordinary brilliance. Having extraordinary brilliance. Second point लिखेंगे, diamond is quite heavy. Diamond is quite heavy, comma, extremely hard. Extremely hard. Diamond is quite heavy, comma, extremely hard. Comma, in fact, it is the hardest natural substance known. It is the hardest natural substance known. हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। तो अब आप ये समझ लीजिए कि हार्डेस्ट का मतलब क्या हो गया, जैसे हमने फर्स्ट टर्म में करा था ना, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में देखा था, तो हार्ड क्या होता है, हार्डेस्ट, हार्ड क्या है, हार्ड का मतलब ये है एनीथिंग व्हिच कैन नॉट बी कट विद अ नाइफ, उसको तो हम बोल देते हैं हार्ड। और सॉफ्ट क्या होता है, एनी सब्सटेंस दैट कैन बी कट विद अ नाइफ, जिसको चाकू से काटा जा सके, जिसको चाकू से काटा जा सके उसको तो हम बोल देंगे सॉफ्ट, जिसको चाकू से ना काट सके उसको हम बोल देंगे हार्ड। ठीक है, तो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस का मतलब ये है कि डायमंड को काट पाना बहुत ही मुश्किल है, डायमंड को काट नहीं पाते हम। ठीक, और दूसरा है कि ये एक कलरलेस, कलरलेस मतलब आर पार इसके देखा जा सकता है, और ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, और इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस होती है, ब्रिलियंस का मतलब चमक होती है। ठीक है, तो डायमंड की और 2-3 प्रॉपर्टीज है, अगली क्लास में देखते हैं। कल का ऑफ रहेगा, मंडे को होगी नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है। थैंक यू सर। चलिए जी, ओके Thank you, sir. Thank you, sir. ओके ओके।